Hello students, hello friends, welcome to the Cosmic Center for Learning English. This is Shravan sir, and today I am here to answer some questions asked by my viewers. I have picked up some of them and I'm here to answer. मेरे व्यूवर्स ने कुछ क्वेश्चन किए हैं, उन सारे क्वेश्चन में से मैंने महत्वपूर्ण 3 क्वेश्चन लिए, क्योंकि सारा क्वेश्चन का आंसर एक दिन में करना या एक वीडियो में करना संभव नहीं है, इसलिए मैंने 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो मुझे लगा उसको मैंने लिया है. आप ध्यान से सुनेंगे. आई वॉन्ट यू टू बी वेरी वेरी अटेंटिव, बिकॉज व्हाट आई एम गोइंग टू आंसर इज out of my long experience and observation and experimentation, you may call, because practically I have experienced. ठीक है, मैंने व्यवहारिक तौर पर किया है, ऑब्जर्व किया है और एक्सपीरियंस किया है, तब मैं उसका जवाब दे रहा हूँ. तो जो क्वेश्चन 3 है, पहले मैं तो क्वेश्चन आपको बता दूँ. पहला क्वेश्चन है एक व्यूअर का कि सर लैंग्वेज या लैंग्वेज लर्निंग का पर्सनालिटी के साथ क्या संबंध है. तात्पर्य व्यूअर का है मेरा कि लैंग्वेज का हमारे व्यक्तित्व पर, हमारी पर्सनालिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है, पहली बात. दूसरा क्वेश्चन है कि सर हम लोग बहुत लर्न करते हैं जब स्टडी कर रहे होते हैं, जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम लोगों ने सारा लर्न कर लिया और सारे हमारे दिमाग में हैं, लेकिन जब लिखने की बारी आती है या फिर जब एक्सप्रेस करने की बारी आती है, जब कहने की बारी आती है, तो लगता है दे आर आउट ऑफ माइंड, कि वो हमारे पास है नहीं है अब हमारे दिमाग में. ऐसा क्यों होता है. फिर तीसरा प्रश्न है एक व्यूअर का कि सर हम लोग सिलेबस की पढ़ाई कर रहे हैं, सिलेबस में हमारे इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, लेसन्स हैं, तो इसके बाद समय हमारे पास नहीं बच जाता है कि हम अलग से कुछ करें, लेकिन इसके अलावा हम लोग को बहुत सारा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ मिल जाता है. फिर आपने स्पोकन इंग्लिश शुरू कर दिया है, अब उसको भी देखना होता है, तो ये संभव नहीं हो पा रहा है. तो मैं इन 3 प्रश्नों का जवाब आपको देना चाहूँगा एक एक करके, और मैं चाहूँगा कि आप इसको अंत तक ध्यान से सुनें. आपको सुनना चाहिए, क्योंकि एक लंबे समय का टीचिंग एक्सपीरियंस मेरा रहा है. मैंने वर्षों का इसको कह सकते हैं अनुभव रहा है, और डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट, चाहे वो रूरल हो, अर्बन हो, कुछ मेट्रोपॉलिटन स्टूडेंट का भी, मतलब स्टूडेंट्स फ्रॉम मेट्रोपॉलिटन सिटी, उसके भी संपर्क में मैं रहा, उनको भी बताया, उनको भी गाइड किया जब कभी वो हॉलीडेज़ में आते रहे. ठीक है, और ये कई वर्षों तक. तो मुझे एक अनुभव है, और ये प्रॉब्लम आप जो बता रहे हो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है. ठीक है, तो चलिए मैं एक एक करके पहले फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब देना चाहूँगा कि लैंग्वेज या लैंग्वेज लर्निंग का हमारे व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव होता है, या किस तरह से हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है. तो सबसे पहले हम लोग व्यक्तित्व किसको कहते हैं ये जान लेते हैं. व्हाट इज़ आवर पर्सनालिटी. ठीक है, व्हाट इज़ पर्सनालिटी. व्यक्तित्व क्या है. तो व्यक्तित्व बना किससे है, व्यक्ति से. ठीक है, पर्सनालिटी बना किससे है, पर्सन से. तो किसी पर्सन का, ठीक है, किसी व्यक्ति का उसके आउटर और इनर, बाह्य और आंतरिक संपूर्ण गुणों को मिला के उसका व्यक्तित्व का निर्माण होता है, उसका पर्सनालिटी बनता है. उसी को उसका पर्सनालिटी कहते हैं. बाह्य तौर पर किसी का अपीयरेंस में क्या होता है. अपीयरेंस में एक तो उसका लुक, वो कैसा दिखता है. ठीक है, वो लंबा है, चौड़ा है, सुंदर है, बद सुंदर है. ठीक है, बात समझ में आ रही है ना.
गोरा है, काला है, ये। दूसरा, वो कैसे क्या पहनता है, किस तरह से पहनता है, कपड़े वो कैसे पहनते हैं, वो कैसे खड़े होते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, ठीक है, उसके बॉडी लैंग्वेज कैसा है, अगर कुछ अभी व्यक्त करना चाहता है तो उस समय उसके फेशियल एक्सप्रेशन कैसा होता है, जो कहना चाहता है उस समय उसका वो भाव रहता है या नहीं, ये बाह्य हो गए। आंतरिक में आप कैसे व्यक्ति हो, आप किस सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करते हो, आप काइंड हो, दयालु हो, आप क्रूएल हो, आप सॉफ्ट हार्टेड हो, आप स्टोन हार्टेड हो, आप हेल्पफुल हो, ठीक है, आप जेलस हो, ठीक है, मतलब बहुत सारे गुण, अभी उतने गुणों को मैं नहीं गिनाता हूँ, ये आप भी जानते हो, ठीक है। जो आंतरिक गुण आपके हैं और बाह्य गुण संपूर्ण मिला के संपूर्णता से ये आपके व्यक्तित्व का निर्माण करता है। आप बोलते कैसे हो, आप किसी चीज़ को व्यक्त कैसे करते हो, तो आपके जो पर्सनालिटी का 10% आपका अपीयरेंस काउंट करता है। एक ऑन एन एवरेज में बता रहा हूँ कि 10% हो। जब आप कहीं किसी के सामने जाते हो, चाहे वो किसी पार्टी में आप जाते हो, किसी इंटरव्यू में जाते हो, किसी क्लासरूम में जब जाते हो, किसी टीचर से मिलते हो, किसी रिलेटिव से मिलते हो, तो आपके पर्सनालिटी कैसे है, वो आपका चेहरे का भाव कैसा होता है, आप प्लीजिंग हो, ठीक है, कहने का मतलब कोई आपको कोई देखे तो उसमें प्रसन्नता उनको होती है, या फिर आपको देखते किसी को चिढ़ आता है, ठीक है। कभी कभी होता है किसी व्यक्ति को आप देखिए तो उनसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन उनके सामने आइए तो आपको अचानक ही उनके प्रति एक भाव पैदा होता है। तो कुछ तो वो सटल इन्फ्लुएंस है जिसको हम, ये सेंस ऑर्गन हमारे जो हैं उससे ऑब्जर्व नहीं कर सकते, सेंस नहीं कर सकते, वो नेचुरल ढंग से होता है। बहुत सूक्ष्म वो प्रभाव होता है व्यक्तित्व का, जिसके कारण से हमारे मन वो समझता है, ठीक है। तो हमारे मन भी कैसे, हम क्रोधी हैं, हम बड़ा प्रसन्नचित्त हैं, ये सारी चीज़ें हमारे व्यक्तित्व के अंतर्गत आता है। तो पहला जब हम लोग कहीं जाते हैं तो वहाँ सबसे पहले हमारा अपीयरेंस देखा जाता है, बाह्य, कि हम कैसे पहनते हैं, हम कैसे खड़े होते हैं, हम कैसे चलते हैं, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात कि हम कैसे बोलते हैं, ठीक है। अब हम किसी चीज़ को कैसे व्यक्त करते हैं, शब्दों का कैसे प्रयोग करते हैं, हाउ वी यूज़ वर्ड्स, ठीक है, कि सही जगह पे सही शब्दों का इस्तेमाल। दूसरी बात, शब्दों का शुद्ध उच्चारण, ठीक है। हम जो सेंटेंस फ्रेम करते हैं किसी बात को व्यक्त करने के लिए, वो कैसे करते हैं। फिर हमारा इंटोनेशन कैसा है, ठीक है, उतार चढ़ाव। अब होता है कई तरह के प्रश्न होते हैं। अब एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब वो आप बोलेंगे, क्या आपने खाना खा लिया, एक ये है। अगर इसको कहते हैं क्या आपने खाना खा लिया, तो ये फ्लैट लग रहा है ना। अब कोई आप एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर दिस इज। अब वाओ जो एक्सप्रेशन आपका है, तो वो सेंटेंस जिस भाव का है वो भाव आपके चेहरे पर, आपके शब्दों के उतार चढ़ाव, ठीक है, आपके स्वर जो बोलते हैं उसमें जो उतार चढ़ाव के द्वारा वो व्यक्त होता है या नहीं, ठीक है। तो इससे सामने वाले को इम्प्रेशन जाता है कि आप कितने एजुकेटेड हो, कितने डिसिप्लिन्ड हो, बोलते हो तो सोच के बोलते हो, ठीक है, किसी बात को इस ढंग से रखते हो कि सामने वाला को बहुत समझने के लिए अपना मस्तिष्क लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, माइंड एक्सर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बात समझ में आ रही है ना। तो भाषा का तो बहुत ही प्रभाव पड़ता है कि जैसे मान लिया आप, कभी कभी है कि आपकी अपीयरेंस ठीक नहीं है, ठीक है, ऐसा कई बार हुआ है, और आप देख सकते हो कि फटे कपड़े हैं, गंदे मैले कुचैले खड़े हैं, सामने देखते ही लोगों को घृणा आती है, उसके साथ वो अच्छा बर्ताव नहीं करता है। लेकिन वो जब बोलना शुरू करता है, बोलने से
उनके शब्दों से लगने लगता है कि ये बहुत एजुकेटेड है, बहुत नॉलेज वाला है, ठीक है, ये वाइज है, ये बुद्धिमान व्यक्ति है। फिर वो उसके बाह्य अपीयरेंस डिसअपियर हो जाता है उसके नज़र से, और उसके प्रति वो स्वाभाविक रूप से एक रेस्पेक्ट, ठीक है, एक लव पैदा हो जाता है मन में। तो भाषा का ऐसा प्रभाव है। और एक कहावत हमारे समाज में पहले से है कि बात से ही भात मिलता है, बात से ही लात मिलता है। कहने का मतलब होता है कि हमारी अगर भाषा अच्छी है, हम अगर मृदुभाषी हैं, तो हमें कोई भी कहीं ज़रूरत पड़ी कुछ कहें तो हमारी बातों को कोई तुरंत मान लेता है, हमें मदद करता है। अगर हमारी बात में कड़वाहट अगर है, उसमें कर्कश है हमारी आवाज़ कहने का मतलब हमारी बात मृदु नहीं है, ठीक है, मृदुभाषी अगर नहीं है, कटुभाषी हैं, ठीक है, तो फिर क्या होता है कि आपको सम्मान मिलेगा ना, आपको जो ज़रूरत कभी किसी की मदद की है तो वो भी आपको नहीं मिलेगा। तो भाषा का इतना प्रभाव है, ठीक है, और ये जीवन के अंत तक इसका प्रभाव होता है। आप कितने ज्ञानी हो ये तब तक मायने नहीं रखता है कि आप उस ज्ञान को व्यक्त कर पाते हो कि नहीं, आप दूसरे तक पहुंचा पाते कि नहीं, ठीक है। यू नो एवरीथिंग बट यू कैन नॉट एक्सप्रेस एनीथिंग। व्हाट इज द यूज ऑफ नोइंग ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। वो सारी चीज़ें आप, वो ज्ञान का भंडार आप रख के क्या करोगे जिसको आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, उसको आप दूसरे तक नहीं पहुंचा सकते हो, ठीक है। बात समझ पा रही है। तो एक चीज़ ये है कि भाषा का क्या इम्पोर्टेंस है। अब मुझे लगता है कि इसमें कोई शक आपको नहीं होना चाहिए कि लैंग्वेज का व्यक्तित्व के साथ क्या संबंध है। एक का जवाब हो गया होगा। अब आते हैं दूसरा प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न ये था कि सर हम लोग पढ़ते हैं, लगता है कि याद हो गया। देखिए क्या होता है कि हमारे मेमोरी जो है, हमारा स्मरण शक्ति का काम करने का ढंग अलग है। जैसा हम सोचते हैं उसी ढंग से काम करे ऐसा नहीं है। दूसरी बात है कि सभी व्यक्ति का जो अपना मेमोरी होता है ना, उसकी स्मरण शक्ति अलग अलग होता है। ये हमारे पास्ट, उसको हम पास्ट तो जानते नहीं हैं, लेकिन उसको कह सकते हैं कि हमारा जो एक मानसिक धरातल पहले से बना हुआ है, बाय बर्थ जो आया है, चाहे हमारे पास्ट में हमारे किए हुए के कारण ही आया हो, जो मानते हैं अगर पास्ट बर्थ या फिर रीबर्थ को जो मानते हैं उसके लिए, जो नहीं मानते उनके लिए भी बात है कि जो हम बाय बर्थ लेके आते हैं उस आधार पर होता है कि हम पहले से कितना कॉन्सेंट्रेट हैं, ठीक है। तो उस आधार पर हमारा मेमोरी किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है हमारा, तो एक तो हमारा बाय बर्थ है। दूसरी बात, मेमोरी किस तरह से फंक्शन करता है। अगर हम किसी चीज़ को लर्न करते हैं तो अगर हमारा चित्त, ठीक है, जो जहाँ इम्प्रेशन हमारा होता है किसी लर्निंग का, वो बहुत साफ है, ठीक है, बहुत सारे थॉट, बहुत सारे आइडियाज़ जहाँ पे पहले से इनबिल्ट नहीं है, वो तो वहाँ पे स्टोरिंग आसानी से होता है। तो वो शार्प मेमोरी वाले उसको कहते हैं हम वैसे लोगों को, ठीक है। और जहाँ पहले से बहुत ज़्यादा माइंड चंचल थोड़ा रहता है और बहुत सारे भाव विचार पहले से उत्पन्न होते रहते हैं, वहाँ दूसरी चीज़ों को आने में, क्योंकि वो जब तक मिटता नहीं, वहाँ दूसरी चीज़ें जब लाते हैं तो वो स्टोर नहीं हो पाता। उस वक्त जब लर्न कर रहे होते हैं उस समय तो लगता है कि नहीं अब लर्न हो गया, पता चला फिर दूसरे भाव विचार में कुछ ही क्षण में वो नष्ट हो जाता है। बाद में जब ज़रूरत पड़ती है हमें कहने का या व्यक्त करने का, तो फिर उस समय व्यक्त नहीं होता है। तो उसके साथ घटना क्या करता है कि जो चीज़ हम लर्न करें उसको एसोसिएट करें, मतलब इतना हम माइंड को प्रैक्टिस कराएं कि वो फिर उस बात को भी उतना ही महत्व दे, जहाँ पहले से बनी हुई भाव विचार है उसके तरह ये जगह बन जाए। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर ले लें कि अगर पेन है, अगर पेन के बारे में हम जानना चाहते हैं कि ये पेन है, ठीक है, अब पेन हमें याद रहे कि इसका नाम, इसको पेन कहते हैं, तो बेहतर है कि हम इसको इस तरह से जोड़ के देखें कि जिससे हम लिखते हैं, जिससे हम लिखते हैं उसको पेन कहते हैं। तो जब हमें पेन याद ना आए तो लिखने की जो बात आएगी
उससे हम उसको रिकॉल करेंगे। तो आप हर चीज़ को किसी चीज़ से एसोसिएट करिए। अगर हम पेड़ के बारे में जान रहे हैं, अगर हम ट्री के बारे में जान रहे हैं, तो ट्री में मान लीजिए उसका ट्रंक है, उसके ब्रांचेस हैं, तो आप एक चीज़ को एसोसिएट करिए, या उस समय जब आप लर्न कर लिए उसके बाद का एक समय लीजिए और उसके बारे में सोचिए कि उसको किसके साथ एसोसिएट आप करें कि वो फिर आपको याद रहे। ठीक है, जैसे आपका बॉडी ही ले लीजिए कि आप अपने जो फिंगर्स हैं, हैंड हैं, ये आपके ब्रांचेस ट्विक्स में मान लीजिए, आपके ईयर हैं, आइज़ हैं, नोज़ है, मेन जो बॉडी है आपका, ठीक है, उसको आप ट्रंक के रूप में जानिए। एसोसिएट उसको किसी चीज़ से करिए जो आपके माइंड में विविड हो। ठीक है, पहले से आपके माइंड में जो विविड हो उसके साथ उसको एसोसिएट करने की ज़रूरत है। दूसरी बात यह है कि आपको अगर लगता है कि मेमोरी शार्प नहीं है, चीज़ों को याद करने पर फिर बाद में भूलने की आदत है, तो रिपीटेशन बहुत ज़रूरी है। रिपीटेशन बहुत ज़रूरी है किसी चीज़ का, क्योंकि जिस चीज़ को बार बार आप करोगे भूलोगे नहीं। तो इसके कई तरीके हैं। जो चीज़ें भूलने लायक है उसका आप चार्ट बनाइए, जैसे मैथ के फॉर्मूला है, केमिस्ट्री के फॉर्मूला है, आपके लैंग्वेज में आ जाइए, लिटरेचर में आ जाइए, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लेसन्स के आप नोट करिए। उसके जो ऑथर हैं, उस लेसन का नाम है, पोएम का नाम है, उसके पोएट का नाम है। ठीक है, फिर उसके इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उसको नोट करके आप कहीं पे ऐसे जगह पे वॉल में चिपका दीजिए या सामने रखिए जहाँ आपको जितने बार आप जाए तो एक बार वो दिख जाए। तो अनजाने में भी जब वो दिखता है तो क्या होता है कि बार बार उसको देखते देखते मेमोरी में फिर वो अपना जगह बनाने लग जाता है। तो एक तो रिपीटेशन, दूसरा मैंने कहा कि हर चीज़ को जो लर्न करिए उसको एसोसिएट करिए, और लर्न करने के बाद लगता है आपको कि ऐसा लर्न हो गया, लेकिन वो रहता नहीं। इसका कारण है कि आप अगर 1 घंटा पढ़ते हो तो आपको कोशिश करना चाहिए कि 1 घंटा आप लिखिए उसको अपने से, और जिस समय आप भूल रहे होते उसी वक्त उसको बुक निकाल के देख लिया करिए, तो कभी नहीं भूलिएगा। अगर मैं वोकेबलरी के बारे में बताऊं तो वोकेबलरी क्या होता है कि अगर आप वर्ड पावर इंप्रूव करना चाहते हैं अपना, तो सबसे बेहतर तरीका है कि आप पर डे एक आर्टिकल लीजिए या एक एसे लीजिए, एक पैराग्राफ लीजिए, उसको पढ़िए, उसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो अंडरलाइन करिए, और जिस वक्त आप लाइन को पढ़ रहे होते हैं और आपको वहाँ पे नहीं आता, उसी वक्त डिक्शनरी से कंसल्ट करके उसको पढ़िए, और फिर सेंटेंस एक बार देख लिए, अब पूरी उस टेक्स्ट को पढ़ के उसका अर्थ जानने की कोशिश करिए। तो एक बार जब आप वर्ड को देखा, दूसरी बार आप वर्ड को बिना देखे जब उसको आप देख रहे हैं, और अगर वो क्लियर हो जाता है तो फिर आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, उसी तरह से किसी भी टॉपिक पे जो पॉइंट्स होते हैं उसको आप एसोसिएट करो ना किसी न किसी चीज़ से। वो निश्चित रूप से हर एक चीज़ का किसी न किसी चीज़ से एसोसिएशन है, और वो एसोसिएशन आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर आप कभी नहीं भूलोगे। तो मैंने 2-3 पॉइंट बताए जो मिनिमम अभी मैं लग रहा है कि आपको इससे ज़्यादा नहीं बताना चाहिए, फिर कन्फ्यूज़न में आप पड़ोगे। एक तो आप जो चीज़ लर्न करते हो उसको किसी चीज़ से एसोसिएट करो। ठीक है, आप टॉपिक ले लो उसको एसोसिएट किसी चीज़ से जो आपके लिए बहुत फेमिलियर है, हमेशा आपकी स्मृति में रहता है, ऐसी चीज़ों से उसको। मैंने जैसे पेन का बताया कि आप लिखने से जो जब लिखने की बात आएगी तो निश्चित रूप से वो आपको याद आ जाएगा। जैसे अब अगर हम फोटोसिंथेसिस के बारे में जानते हैं, तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, कि अगर साइंस की बात करें तो एक फोटोसिंथेसिस के बारे में अगर जानना चाहें तो फोटोसिंथेसिस होता क्या है कि पौधे अपना भोजन बनाते हैं, एक चीज़ हो गया। एक अब उसमें क्या होता है कि फ़ोटो मतलब क्या होता है, वो लाइट के पार्टिकल्स होते हैं, फोटोन जिसको कहते हैं, और सिंथेसिस मैंने बनाना होता है। तो दोनों को हम अलग अलग याद कर लिए। तो एक लाइट के साथ उसको एसोसिएट कर दीजिए, बल्ब, ट्यूब, तो फोटो हो गया, सिंथेसिस में बनाना हो गया। ठीक है, और एक भोजन के साथ उसका एसोसिएशन है। उसके बाद रेस्ट चीज़ें तो आप पढ़ते हो तो उस समय दिमाग में रहता ही है, तो एक बार जब याद आ गया तो वो कैसे बनता है, उसके प्रोसेस और उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं
ठीक है, उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए वो याद आ जाएगा आपको। बात समझ में आ रही है ना? तो उस प्रोसेस को अब ज़्यादा परेशानी नहीं है, एक एसोसिएशन की ज़रूरत है उसकी। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से एक एसोसिएशन हो गया। दूसरा, आप जिसको पढ़ते हो, जितना पढ़ते हो उसको लिखने की कोशिश आप जरूर करो, और जो भूलते हो उसी वक्त देखो। फिर कभी कभी हम हो जाते हैं ना प्रोक्रेस्टिनेट, जिसको कहते हैं कि दीर्घसूत्री, उस समय उठने का मन नहीं करता है, अभी अच्छा बाद में देख लेंगे ना, तो बाद में देख लेंगे तो फिर वो याद नहीं रहेगा, आप तब तक और कुछ भूल चुके होगे, और वो तो जो भूल चुके सो तो भूला ही रह गया, फिर से उतना वर्क करना पड़ जाएगा। इसलिए थोड़ा सा आलस्य भगा के जिस समय जो प्रॉब्लम हो उसी समय देख लिया करो, ठीक है। दूसरा लिखना, और तीसरा रिपीटेशन। ये रिपीटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से दूसरा प्रश्न का भी जवाब आपका हो गया। अब तीसरा प्रश्न है कि सिलेबस की पढ़ाई के साथ अन्य पढ़ाई के आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं। जो आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होता है वो आपके सिलेबस पे ही बेस्ड होता है। आप उसके साथ भी अपनी तैयारी साथ साथ कर सकते हैं। आप थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड होइए। देखिए, जब हम एक स्टोरी पढ़ रहे होते हैं तो एक साथ कितनी चीज़ें कर रहे होते हैं, ठीक है, जानने की कोशिश करिए। जब हम एक स्टोरी पढ़ते हैं तो उसके वहाँ हम साइकोलॉजी भी पढ़ रहे होते हैं। जब ऐसा सिचुएशन है स्टोरी में, दो आदमी का बातचीत हो रहा है, वहाँ इमोशनल हो रहा है, तो किन बातों से किसके मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। कोई गुस्से में आ रहा है तो क्यों गुस्से में आ रहा है, तो हम उसके माइंड को रीड करके उस समय का ऑब्जर्वेशन भी हमारा है कि अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो लोगों का रिएक्शन ऐसा होगा। दूसरी बात, हम जो उस स्टोरी में सेंटेंस पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, तो वो सेंटेंस ही हमको बोलने में काम आएगा, वही सेंटेंस हमको लिखने में काम आएगा। जो वर्ड्स वहाँ हम सीख रहे होते हैं, तो हम करते क्या है कि हमारा जब हम एक स्टोरी को पढ़ रहे होते हैं तो फोकस करते हैं कि एग्ज़ाम में उसके आंसर कैसे लिखें, उस आंसर को ध्यान में रख के हम पढ़ रहे होते हैं। तो इतना नैरो कर लेते हैं अपने विज़न को, हमारा सारा वक्त बर्बाद हो जाता है। एक साथ हम बहुत सारा कार्य कर सकते हैं। अभी मैं एक स्टोरी को लेता हूँ, क्लास 10 का बुक में सामने लेके बैठा हूँ। इसमें एक स्टोरी में 2 लाइन पढ़ता हूँ, ठीक है, उससे आपको पता चल जाएगा कि हम एक साथ कितने काम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस है, द यंग सीगुल वॉज एलोन ऑन हिज लेज, ठीक है। अब कहता है कि द यंग सीगुल एलोन वॉज, अब वो अकेला कहाँ पे था, लेज में था। अब इसमें से क्या चीज़ें, एक वर्ड देखे यहाँ पे जो नहीं आता होगा, लेज, फिर सीगुल एक बर्ड है, ठीक है। अब कहता है कि द यंग सीगुल वॉज एलोन ऑन हिज लेज। तो अब ये सेंटेंस का प्रयोग, अब अगर इसका अर्थ समझ गए कि वो जो छोटा शेगुल बर्ड था, ठीक है, पक्षी का बच्चा था, वो चट्टान जो आगे बढ़ी हुई रहती है कहीं पर नीचे से खाली और ऊपर आगे झुका हुआ, जिसको हम हिंदी में क्या कहेंगे, जैसे चट्टान है आगे उसका छज्जा की तरह निकला हुआ, नीचे से खाली है, तो उस तरह की भाग को क्या कहते हैं, उसको लेज कहते हैं, ठीक है। तो एक तो वर्ड सीख लिया। दूसरा, अगर हम ये कहते हैं कि वो अपने लेज पर अकेला था, तो जब इस तरह की सेंटेंस बनाने की ज़रूरत पड़ेगा कि कल शाम अपने कमरे में अकेला था, ठीक है, उसके लिए ये सेंटेंस स्ट्रक्चर प्रयोग करेंगे कि नहीं करेंगे। जब बोलने की भी बारी आएगी तो यही हमको बोलना है ना, एक स्टोरी में। दूसरी बात, आगे जब स्टोरी बढ़ता है कि हिज 2 ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे, ठीक है, कि उसका 2 भाई और 1 बहन ऑलरेडी उड़ चुकी थी, ठीक है, उड़ चुके थे द डे बिफोर, मैंने एक दिन पहले, द डे बिफोर मैंने जिस दिन की बात हो रही है उससे एक दिन पहले। अब देखिए, उसका 2 भाई और 1 बहन ऑलरेडी फ्लोन मैंने पहले ही उड़ चुका था। अब इस तरह का उसने अपना काम पहले ही कर लिया था। बात समझ में आ रही है कि नहीं? उसमें ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे कि नहीं, ठीक है, बात समझ में आ रही है? उसने अपना काम पहले ही कर लिया था। He has completed, he has done his work, he had done his work, ठीक है,
हैड लगेगा क्योंकि पास्ट परफेक्ट है। ही हैड डन हिज वर्क बिफोर, पहले ही कर लिया था। अब कितने देर पहले वो आप मेंशन कर सकते हो कहना कि, लेकिन सेंटेंस स्ट्रक्चर तो वही रहेगा। बात समझ में आ रही है? तो एक साथ हम कितने का, आगे स्टोरी पढ़िए तो उसमें एक साइकोलॉजिकल जो एक मनोवैज्ञानिक घटनाएं घटती है कि उसका प्रभाव उस बच्चे पर क्या पड़ता है, उसके माँ का पर क्या पड़ता है, माँ उसके कारण से क्या रिएक्ट करती है, किस तरह से रिएक्ट करती है, और उसके बदले में बच्चा उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया करता है, और किस तरह से फाइनली वो उड़ता है। ठीक है, मैं स्टोरी भी पढ़ा नहीं रहा, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताया। तो एक साथ कर रहे होते हैं बहुत सारे कार्य। जो स्पोकन में बता रहा हूँ मैं, नया कुछ नहीं बता रहा हूँ कि वो आप जो पढ़ रहे हो उसमें ये अगर स्पोकन अगर साथ साथ कर रहे हो आप, तो एग्ज़ाम में लिखने में मदद मिलेगा, क्योंकि आप लैंग्वेज यहाँ से सीख रहे हो ना, उसको बोलने में आपको मदद मिलेगा। फिर जो आप पढ़ रहे हो उसको समझने में मदद मिलेगा। एक वोकेबलरी बढ़ रहा है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के लिए रूल्स आपको बताए जा रहे हैं। ठीक है, नए सेंटेंस स्ट्रक्चर दिए जा रहे हैं। तो ये अलग से नहीं है, उसको आप किसी चीज़ को आप पहले बोझ मान लो तो फिर वो बोझ ही रहता है। हमारा मन ऐसा फंक्शन करता है ना कि मन को अगर कह दो, ये एहसास हो जाए कि हमसे कोई काम ऐसा हो ही नहीं सकता है जो नहीं हो, तो वास्तव में ऐसा होता है कि अगर तुम ठान लो तो पूरे कायनात तुम्हारे मदद के लिए सामने आ जाता है। ये कहावत झूठी नहीं है, लेकिन आपका फेथ वैसा होना चाहिए। क्लास 10 के स्टूडेंट हो तो लेंचो वाला जो स्टोरी था ना, आपने पढ़ा होगा। तो विश्वास कितना दृढ़ था और उसके विश्वास के चलते वो मदद उसको मिली। ठीक है, तो इस तरह की बातें होती है। पहले ही आप ऐसा लगता है, संदेह में नहीं रहना चाहिए। गीता में भगवान कृष्ण बोले संशय आत्मा विनश्यति। ठीक है, कि जो संदेह रहने वाला होता है उसका नाश तो निश्चित है, उसका विनाश तो निश्चित है। तो जो खुद ईश्वर ने ही कहा है तो वो गलत कैसे हो सकता है? तो आप डाउट में क्यों हो भाई? ठीक है, तो ये डाउट में नहीं रहना है।